व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो कैसी चल रही है होली, कैसे एंजॉय कर रहे हो? थोड़ा ध्यान रख के एंजॉय करना, क्योंकि आज कलर वगैरह थोड़ा सा वो नहीं कहते, थोड़ा सा एक पेशेंस रख के चीजों को एंजॉय करना, ठीक है। तो होली जो है वो हैप्पी होनी चाहिए, उसमें कोई भी रंग में भंग नहीं डलना चाहिए। तो जो भी रंग यूज करो थोड़ा नेचुरल कलर यूज करना, ठीक है। जिस तरीके से, क्योंकि कई सारे कलर जो होते हैं वो थोड़े से ऐसे आते हैं जिनमें कांच वगैरह मिला होता है, तो उनसे थोड़ा अपना डिस्टेंस बना के रखना, या फिर किसी की आंखों वगैरह में कलर न जाने पाए, ये एक थोड़ी सी ध्यान रखना, ठीक है। कोई बीमार इंसान है और इसी के साथ में कलर लगाना है, पर लेकिन याद एक बात और रखना, कोरोना भी चल रहा है, ठीक है। तो कोरोना से भी बचना है। पता चला कलर लगाने के चक्कर में, होली मनाने के चक्कर में गले मिल रहे हैं एक दूसरे के दबाकर, और वो इंसान जो है वो कोरोना लिए घूम रहा है। तो कोरोना के बदले में रोना पड़ जाएगा पूरी जिंदगी के लिए, और वो इस तरीके से दिक्कत पड़ जाएगी कि फिर बोलोगे यार इससे अच्छा तो होली सेलिब्रेट ना करते। तो हर एक चीज को ऐसे एंजॉय करना है ताकि वो आगे चल के दिक्कत न बने। जैसे बोलते हैं ना कि सुबह उठ गए, सुबह उठने के बाद में शानदार तरीके से अपना काम निपटा लिया, उसके बाद में होली खेली, फिर थोड़ा शाम को पढ़ लिया अपना, तो फिर सो गए आराम से। तो होली की होली हो गई, पढ़ने का पढ़ना हो गया। पता चला सुबह से उठते ही तैयारी करें, होली खेलनी है होली खेलनी है, फिर शाम तक फ्रस्ट्रेट हो गए, फिर बोले यार कल का दिन तो ऐसे ही निकल गया। क्योंकि अभी फिलहाल जो है, अभी आप लोगों के पास में 100 से भी कम दिन बचे हैं, 90 के एरफेर में दिन बचे हैं, उससे भी कम। तो अगर आप लोग ढंग से चीजों को यूटिलाइज नहीं करेंगे तो फिर आप लोगों को लगेगा यार होली तो आती जाती रहती है हर साल, पर लेकिन थोड़ा सा सीरियस हो गए, कुछ काम कर लेते हैं, ठीक है। तो मेरा बोलने का पर्पज बेसिकली यही है कि देखिए थोड़ा टाइम आप लोग पढ़ाई को भी देते रहिएगा, क्योंकि होली तो आती जाती रहेगी। अगले साल और शानदार तरीके से सेलिब्रेट करना, अपना ट्रेनिंग सेंटर पर ही सेलिब्रेट करना ठीक है, मसूरी में जाके। तो ये आप लोग देखिए बिल्कुल अच्छे से चीज़ों को एंजॉय कीजिए, पर लेकिन साथ में पता भी होना चाहिए किस चीज़ को कितना लिमिटेड तरीके से आप लोगों को रखना है, ठीक है। तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल टकटकी लगाकर आप लोगों को लेक्चर देखना है। कोई भी डाउट हो तो जरूर बताया कीजिए। और आप लोगों की रिवीजन की वीडियो भी आ चुकी है फरवरी महीने, मार्च महीने की, ठीक है। तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। अगर आंखें खुल गई हो, अगर एंजॉय कर लिया होली को, तो अपना थोड़ा पढ़ाई भी कर लेना फिर कल से अच्छे से स्टार्ट करके, ठीक है। जो भी वीडियो है अगर आज नहीं देखनी है तो आगे देख लेना, पर लेकिन छोड़ना मत, क्योंकि पता नहीं किससे कौन सा टॉपिक आ जाए। तो पता चला एक दिन मिस किया, उसी में से कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया, तो फिर उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज ही देखनी है, कल देख लेना भले ही, पर लेकिन रिवाइज जरूर कर लेना जो भी आप लोगों की बची हुई वीडियो होती है। तो क्वेश्चन है, आप लोग पहले इनको अटेम्प्ट कीजिए, जिससे इसके बाद में फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और ये देखो होली के रंग में 29 है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग को अटेम्प्ट करने, इनको आप लोग अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए, फिर इनका आंसर आप लोगों को वीडियो के अंदर मिलेगा, और वीडियो एंड तक देख कर जाना है। देखिए आप लोगों को पता होगा, आप लोगों को मेमोरी जो फॉर्मेशन ट्रिक के बारे में अगर आप लोग जानते हैं तो ये बात आप लोग को पता होनी चाहिए। कोई भी चीज अगर आप लोग पढ़ते हैं तो अगले 24 आवर के अंदर अगर आप लोग उसको रिवाइज नहीं करते हैं तो 80% से जो 80 से 90% चीजें आप लोग भूलने लगते हैं। अगर आप लोग रिवाइज कर लेते तो फिर आप लोग उसे अच्छे से याद रख पाएंगे। फिर आप लोग को ये रिवाइज करना है 7वें दिन कम से कम, और फिर लगभग 20वें 25वें दिन आप लोग रिवाइज कर सकते हैं। वैसे तो आप बोला जाता है कि पहले करो, फिर इसको 7वें दिन, फिर 14वें दिन, फिर 21वें दिन, पर लेकिन फिर भी महीने में 3 बार कम से कम उस टॉपिक का रिविजन होना चाहिए। तो इसलिए आप लोग रिवाइज जरूर करिए चीजों को। इसलिए बोलता हूं कि लास्ट का क्विज जरूर देकर जाया कीजिए, ठीक है। एक ओवरव्यू मिल जाता है कल वाले लेक्चर का भी आप लोगों को। आइए आगे बढ़ते हैं। बात की जा रही है यहां पर UNOPS के बारे में। इसके साथ में पार्टनरशिप में हमारी कंट्री की सेंट्रल गवर्नमेंट, इसी के साथ में डेनमार्क जो है वो यहां पर ये जल जीवन मिशन को इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है हमारी कंट्री के एक पर्टिकुलर राज्य के बारे में। इस राज्य का नाम आप लोग को बताना है। इस राज्य को मैंने आप लोगों को बोला था कि ये राज्य मिनी इंडिया भी बोला जाता है, तो जो जानता है तो वो आंसर दे सकता है। जल जीवन मिशन का जो टारगेट है हमारी कंट्री में, गांव वाले एरिया में, यहां पर हर एक घर के अंदर में टोटी वाला पानी पहुंचना है। पर लेकिन अब कितना साफ स्वच्छ रहेगा उसके बारे में कोई बात नहीं की जा रही है, बस पानी पहुंच जाएगा, ये एक गनीमत है। वो पानी साफ कितना रहेगा उसके बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से पानी साफ भी होना चाहिए, क्योंकि पता चला पानी तो पहुंच गया पर लेकिन वो कॉन्टेमिनेटेड है, तो कब तक ये पानी पहुंचाने की बात की जा रही है। इसी के साथ में काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोगों का बन जाएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कौन सा है जो यहाँ पर ये पानी वगैरह के बारे में बात करता है कि एक क्लीन वाटर यहाँ पर लोगों को मिलना चाहिए। कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके द्वारा अभी बोला गया है एक्सपोर्ट रैंकिंग इंडेक्स के बारे में, मतलब क्या है आप लोग ये देखिए, जैसे कि मैं आप लोगों को यहां पर पढ़ा रहा हूं, ठीक है। आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मान लीजिए 50,000 लोगों ने वीडियो देख ली, तो 50,000 लोग जो हैं अगर मैं उनको बोलूं कि आप लोगों को अपने अपने घर में, ठीक है, एक एक बंदे को और ये वीडियो पहुंचानी है, या फिर एक एक बंदे को आप लोगों को और पढ़ाना है, तो इससे क्या होगा, ये एक चेन बन जाएगी। तो इससे इसको और ग्राउंड लेवल पर हम लोग पहुंचा पाएंगे। आप लोग उनको बोलो कि यार आप लोग औरों को पढ़ाओ, तो इस तरीके से बिल्कुल, अगर इस तरीके से बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर पहुंच जाएगा जो काम हम लोग करना चाहते हैं।
ऐसे ही यहां पर बोला गया है, अभी जो एक मिनिस्ट्री है उसने ये बोला है कि हर एक राज्य के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट है उन डिस्ट्रिक्ट को आप लोगों को बेसिकली इंपावर करना है, ताकि कोई भी एक पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है उसको आगे लेकर आ सके और कोई भी प्रोडक्ट लेकर आ सके जिसको एक्सपोर्ट किया जा सके। यानी किसी भी राज्य के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऐसा कौन सा एक प्रोडक्ट है जिसको हम लोग मार्केट में ले जाकर बेच सकते हैं या फिर एक्सपोर्ट कर सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, ताकि हमारी कंट्री में जो एक्सपोर्ट है उसको बढ़ाया जा सके। आज की डेट में जो इंपोर्ट है हमारा वो इतना ज्यादा है कि एक्सपोर्ट के कंपेयर में काफी ज्यादा है, और इसी की वजह से हमारा ट्रेड डेफिसिट रहता है। ट्रेड डेफिसिट होता क्या है, यानी कि ट्रेड डेफिसिट यानी कि कमी, यानी कि हमारा वो यानी कि आमदनी अठन्नी और खर्च रुपया, यानी कि बाहर से हम लोग खरीदते ज्यादा है और बेचते कम है, तो इसी की वजह से ही हो जाता है ट्रेड डेफिसिट। तो हमारा ट्रेड डेफिसिट कम करने की कोशिश की जा रही है, ताकि हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर कोई भी प्रोडक्ट हम लोग खोजेंगे तो ये अच्छे से हम लोग आगे लेकर चल पाएंगे। अच्छा, आप लोग ये बताइए आप लोगों के डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है, और क्या आप लोगों को पता है उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके बारे में आप लोग जानते हैं कि हाँ यार ये मेरे डिस्ट्रिक्ट का बड़ा फेमस है। आप लोग उसी प्रोडक्ट का भी नाम बता सकते हैं जो आप लोगों के एरिया में जिसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन का दर्जा दिया गया है, उसी प्रोडक्ट का नाम आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां पर बात की जा रही है पर्टिकुलर एक बीमारी के बारे में। ये जो बीमारी है रिसेंटली अभी कोरोना वायरस के जो मरीज हैं उनको देखने को मिली, जिसमें जो स्मेल यानी कि जो आप लोग की जो सूंघने की जो शक्ति है उसमें कुछ चेंज आप लोगों को नजर आएगा। नॉर्मली जैसे चीजें आप लोगों को सूंघने के बाद में लगती है उसे थोड़ा सा डिफरेंट आप लोगों को उसकी महक देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसके बारे में बात की जा रही है। इस बीमारी का नाम क्या दिया गया है, तो ये है सुएज कैनाल के अंदर डेडलॉक चल रहा है अभी कई लंबे समय से। यहां क्या हुआ, अभी तूफान आया जिसकी वजह से यहां पर एक रनिंग जो यहां पर सी लेवल पर एक पर्टिकुलर जो जहाज तो फंस गया है, जिसके चलते यहां पर जो अभी फिलहाल आवागमन जो है रुका पड़ा है। ये जो है जिसको सुएज कैनाल मैंने बोला, ये मेडिटेरेनियन सी को किसके साथ में कनेक्ट करती है, तो ये यहां पर इसका नाम आप लोगों को बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा क्योंकि काफी ज्यादा ये न्यूज में है। आगे चलते हैं, यहां पर बात की जा रही है एक पर्टिकुलर महोत्सव के बारे में। इस महोत्सव को बोला गया यहां पर सिग महोत्सव। ठीक है, तो सिग्मो के नाम से भी जानते हैं, सिग्नो फेस्टिव। तो अभी रिसेंटली यहां पर एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर किस राज्य में इसको सेलिब्रेट किया जाता है वो आप लोगों को बताना है। इसको बोला जा रहा है कि पणजी, पोंडा और यहां पर मापुसा पर्टिकुलर एरिया तक लिमिटेड कर दिया गया है कोविड-19 के चलते। जैसे आप लोगों ने बोला था ना अभी होली के बारे में बात करें, तो कई सारे राज्य में प्रतिबंध लगा दिया कि ज्यादा होली सेलिब्रेट नहीं करनी है, क्योंकि एक दूसरे के टच में आएंगे और जैसे टच में आएंगे तो फिर कोरोना बोलेगा टच मी टच मी टच मी। ठीक है, तो कोरोना ने अगर एक बार टच कर लिया तो फिर कोरोना तो भाई साहब बिल्कुल गले मिलकर जाएगा, आप लोगों से होली सेलिब्रेट करके जाएगा अच्छे से, फिर जाने वाला नहीं है। इसलिए कहते हैं कोरोना एक इतना उन्हें कहते हैं कि इज्जतदार इंसान है, बिना बुलाए आप लोग के घर नहीं आएगा। और आप लोग बुलाते कैसे, किसी के गले मिलके, कोई सामान बिना इस तरीके से मार्केट में चलेगी बिना नकाब बोल रहा हूं मास्क पहने हुए, नकाब नहीं पहनना। ठीक है, अभी हमारी कंट्री में जो फिल्म फेस्टिवल जो अवार्ड बेसिकली फिल्म अवार्ड दिए गए हमारी कंट्री में, नेशनल फिल्म अवार्ड, तो उसमें हमारी कंट्री में कौन सा राज्य है जिसको सबसे ज्यादा फ्रेंडली बताया गया है, यानी कि यहाँ पर जो फिल्म की शूटिंग कर सकते हैं, काफी मजा आप लोगों को आएगा। ये मैंने अभी आप लोगों से बात की यहाँ पर सिंगमोह के बारे में, तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है ये जो सिंगमोह है, ठीक है, सिग्मो है जो है बेसिकली यहाँ पर इसको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। नॉर्थ इंडिया में किस नाम से जानते हैं इसको, आसाम और बंगाल में किस नाम से जानते हैं, और साउथ इंडिया में किस नाम से जानते हैं। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से स्टेट पीसीएस में पूछे जाते हैं बड़े इंटरेस्टिंग वे में कि बताओ इनको मैच कर कहां पर क्या क्या है। और अगर आप लोगों का भी कोई राज्य है इसमें से ये, तो आप लोगों के लिए तो डायरेक्ट भी क्वेश्चन इंटरव्यू वगैरह में भी आप लोगों से चीजें पूछी जा सकती हैं, तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना है। उन्हें कहते हैं कंफ्यूजन आना नहीं है भाई साहब, चीजें याद होनी चाहिए, कुछ तो याद होनी चाहिए। याद होने का मतलब रटना नहीं होता है, याद होने का मतलब है कि आप लोग उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। जैसे मूवी पूछ लेता हूं ना, मूवी याद है वो सीन, आप बोलोगे हाँ सर याद है वो सीन, तो इसका मतलब क्या हो गया, आप लोगों ने इंटरेस्ट लेकर सुना उसको, तो इस तरीके से याद रखना। ठीक है, आइए आगे चलते हैं, समझ लेते हैं यहाँ पर क्या क्या बातें की जा रही हैं। देखिए डोनाल्ड ट्रंप थे सिर्फ रे इंसान, उन्होंने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से बाहर निकले और बोला कि क्लाइमेट चेंज जैसी कोई चीज नहीं होती है। तो फिर उनके बाद में आगे 46th प्रेसिडेंट जिनका नाम है जो बाइडन, 46वें प्रेसिडेंट आए। तो ये जो यूएसए के 46वें प्रेसिडेंट आए जो बाइडन, इनके द्वारा इस पर्टिकुलर एरिया में काफी ज्यादा कई सारे फोकस दिए गए। तो इसी के चलते यहाँ पर और कई सारे एरिया में भी इनके द्वारा फोकस दिए गए, जिसके चलते चीजों को आगे सही लेवल पर लेकर चला जा सकता है। जैसे कि इनके द्वारा भी यहाँ पर ये बिल जो एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी है जिनका नाम है बिल नेल्सन, ठीक है, तो इनको यहाँ पर 14th जो नासा का एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो इनको नॉमिनेट किया गया है। तो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो स्पेस के फील्ड में कई सारे मुद्दे एक आगे लेकर चलना चाहते थे, तो उनमें से एक ये था कि स्पेस के फील्ड में अच्छा काम किया जाए, तो ये चीजें सपोर्ट करें। जैसे मैंने बोला क्लाइमेट एग्रीमेंट हो गया, या फिर ईरान न्यूक्लियर डील हो गई, या फिर आप लोग दूसरे जैसे कि इजराइल के साथ में रिलेशन हो गए या सऊदी अरेबिया के साथ में रिलेशन हो गए, उनमें तो ये नेगेटिव है। पर लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे जहां पर ये इसके वो नहीं कहते नक्शे कदम पर चल रहे हैं, तो इनके द्वारा यहाँ पर डायरेक्ट किया गया, इनके द्वारा यहाँ पर ये बोला गया कि ये जो नई पर्सनैलिटी आ रही है, पिक्चर भी आप लोग इनकी देख सकते हैं, ये है यहाँ पर जो काम करने वाली है, ये जो नई पर्सनैलिटी है जिनका
नाम है यहाँ पर बिल नेल्सन। बिल नेल्सन जो है 14वें नेशनल जो यहाँ पर जो इनका नासा है यहाँ पर इसके एडमिनिस्ट्रेटर बनेंगे। तो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये कि डायरेक्टली अकाउंटेबल रहेंगे प्रेसिडेंट को, यानी कि जो भी चल रहा है वो सारा मुझे आकर बताओ, बीच में कोई दूसरा पर्सन नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये बात है यहाँ पर। इसी के लिए यहाँ पर बेसिकली जो एक प्रोग्रामेटिक प्रॉपर वे में बजट वगैरह भी जो प्रायोरिटी दी गई है इन पॉलिसीज को, ताकि अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिले। क्योंकि आखिर इन्हीं को क्यों अपॉइंट किया गया है, वो नहीं कहते कि अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन है, जैसे महिला है, महिला से रिलेटेड अगर स्कीम बनानी है तो यार उस पर्टिकुलर कमिटी जो आप लोगों ने सेट की है उसमें एक महिला भी होनी चाहिए, क्योंकि वो बता सकती है कि क्या क्या दिक्कतें हैं महिला की। तो इसी तरीके से ये जो पर्टिकुलर पर्सन है ये ऑलरेडी यहाँ पर जो स्पेस फील्ड से कनेक्टेड है, यहाँ पर इनका एक बेसिकली प्रोजेक्ट भी था जिसका नाम था यहाँ पर STS-61C मिशन 1986 में, तो उससे कनेक्टेड थे। तो इसलिए बोला जा रहा है कि भाई साहब इनको यहाँ पर इसमें अगर मिलाकर हम लोग चलेंगे तो ये अच्छा एक काम यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो यह बेसिक न्यूज, एक पर्टिकुलर ये पर्सन स्पेसिफिक न्यूज आप लोगों से पूछी जा सकती है। तो ये नासा के 14th नेशनल जो नासा एडमिनिस्ट्रेटर बने अभी, ठीक है। आगे चलते हैं। ये न्यूज काफी प्यारी आप लोग बोल सकते हैं, क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है और आप लोगों को कंफ्यूजन में डाला जा सकता है। चलिए पूछ ही लेता हूं आप लोगों से। बात की जा रही है यहाँ पर, ये है BULD बुलधाना, ठीक है, BUL धाना DHANA बुलधाना। तो बुलधाना अगर आप लोगों से पूछा जाए ये क्या है, आप लोगों को क्या बताएंगे इसके बारे में कि क्या है बुलधाना। अभी ये न्यूज मत पढ़ना, बुलधाना आखिर है क्या, ठीक है, ये क्यों बुलधाना इसका नाम रखा गया, अगर आप लोगों से पूछे तो क्या आंसर आप लोग देंगे, इसके बारे में बात करूंगा मैं अभी हमारी कंट्री में जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है उसने राज्यसभा में इन्फॉर्म किया था कि बुलधाना जो है वो वाटर कंजर्वेशन के लिए यूज किया जा रहा है। आखिर वाटर कंजर्वेशन के लिए बुलधाना को कैसे यूज कर रहे हैं तो वो समझिए आप लोग। देखिए मान लीजिए आप लोगों ने अगर थोड़े से, अब अगर गांव वाले एरिया से आप लोग बिलोंग करते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कई बार खेतों में से मिट्टी उठवाई जाती है। खेतों को मिट्टी उठवाने के बाद में खेत जो है थोड़ा सा नीचे आ जाता है, फिर आराम से उसमें काम किया जाता है, क्योंकि उसमें कई बार आता है पानी, जैसे ट्यूबवेल से पानी आता है तो उसका लेवल लाया जाता है ताकि पानी वगैरह भी आराम से यहां पर पहुंच सके। तो मिट्टी उठवाकर वो अपने अपने घर ले जाते हैं, कोई उससे जानवरों के नीचे डालता है, कोई मतलब एक तरीके से कहीं खड़ा पिटा रहता है वहां पर, कोई उससे मतलब दीवार वगैरह चिनवाने का काम कर लेता है, मतलब जहां जहां पर भी जिस तरीके से यूज करना है उनको यूज कर लेते हैं। कुछ ऐसे ही पैटर्न यहां पर देखने को मिला। नीति आयोग के द्वारा यहां पर एक ड्राफ्ट तैयार किया गया जिसका नाम बुलधाना पैटर्न रखा गया। आखिर यह है क्या, इसमें यह है कि जो भी हमारी कंट्री में जैसे कई सारी वाटर बॉडीज हैं, ठीक है, वाटर बॉडीज होगी, जैसे नदी होगी, नहर होगी, ठीक है, इस तरीके से। तो नदी नहर वगैरह जो भी वाटर की बॉडी है उसमें से मिट्टी उठाई जाएगी और वो जो मिट्टी है वो हाईवे बनाने में, जैसे नेशनल हाईवे हो गए या फिर स्टेट रोड होगी या फिर रेलवेज की रोड होगी, एक तरीके से ये बनाने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि आप लोगों को पता है जब भी कोई रोड बनाते हैं वो नॉर्मल एरिया से थोड़ी उठी हुई रहती है, ठीक है, यानी कि उसका जो पैटर्न है वो नॉर्मल जहां से गुजरती है उससे थोड़ा उठी हुई रहती है, ताकि अगर कल को बारिश भी बरसे तो उससे नीचे को पानी आराम से चला जाए। तो मिट्टी यहां से निकालकर इनमें मिट्टी डाली जाएगी, तो एक पंथ दो काज हो जाएंगे। एक तो जो वाटर बॉडीज है उस पर्टिकुलर एरिया में वो गहरी हो जाएगी, अगर पानी कल को बरसेगा तो आराम से यहां पर वाटर कंजर्वेशन का काम किया जा सकेगा उसके अंदर। और दूसरा यहां पर क्या होगा, वो मिट्टी जो है वो यूज की जाएगी नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे या फिर रेलवेज के जो पाथ हैं, इनके रास्ते हैं, उसको बनाने में। आखिर इसका नाम बुलधाना कैसे पड़ा आप ये समझिए। बुलधाना जो है महाराष्ट्र के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है जहां पर ये सबसे पहले इंप्लीमेंट किया गया प्रोजेक्ट, तो उसी के नाम पर इसको आगे इंप्लीमेंट करने की बात की गई, तो बुलधाना डिस्ट्रिक्ट के नाम पर इसका नाम बुलधाना रखा गया है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, क्या कोई ऐसा फैमिली मेंबर है जो इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से निकल कर आता है तो आप लोग बताइए क्या यहां पर सही बात है या फिर कुछ और भी है इसके पीछे राज, आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। तो ये है यहां पर ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का नाम जो कि महाराष्ट्र से रिलेटेड है। वैसे हमारी कंट्री में जो जल शक्ति मिनिस्ट्री है उसके द्वारा यहां पर ये बातें इन्फॉर्म की गई, ओके। तो ये जल शक्ति मिनिस्ट्री और नीति आयोग ने ड्राफ्ट तैयार किया है। ये क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं ऐसे कई बार, ये इंटरेस्टिंग भी है। वैसे इन्वायरमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, नेशनल डेवलपमेंट के बारे में, हाईवे के बारे में बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं। जो यहाँ पर यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर प्रोजेक्ट सर्विस के बारे में अगर बात करें तो ये यार ये मिलकर काम कर रहे हैं हमारी कंट्री के साथ में। किसके साथ में, हमारी कंट्री में जो जल जीवन मिशन है उसके साथ में मिलकर, खासकर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में के साथ में मिलकर काम किया जा रहा है। हमारी कंट्री में जो बेसिकली उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है, तो उसके लिए पानी की फैसिलिटी प्रोवाइड कराना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसको कैसे लेकर चलना है, तो कई सारी चीजें हैं, जैसे कि केन बेतवा वाटर लिंक के बारे में मैंने बात की थी, ठीक है। तो उसमें भी क्या रहता है कि केन बेतवा को एक तरीके से लिंक कर जो पानी प्रोवाइड कराने की बात की जाती है। तो केन बेतवा यानी कि केन रिवर कहां पर है, मध्य प्रदेश के अंदर। बेतवा रिवर कहां है, उत्तर प्रदेश के अंदर। तो केन से बेतवा में पानी भेजा जाएगा ताकि पर्टिकुलर रीजन को वहां पर पानी पहुंचाया जा सके। तो इसी तरीके से यहां पर जो ये फिलहाल डेनमार्क है, डेनमार्क यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर प्रोजेक्ट सर्विस, ये मिलकर काम कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में, ताकि हमारी कंट्री में जो जल जीवन मिशन है उत्तर प्रदेश में उसको ढंग से इंप्लीमेंट किया जा सके।
फोकस एरिया जो है राज्य के अंदर यहाँ पर 11 वाटर जो स्कार डिस्ट्रिक्ट यानी कि जहां पर पानी की बहुत ज्यादा कमी है। अच्छा, जो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता है, बताइए जरा उत्तर प्रदेश में टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? आप लोगों को अपने राज्य के डिस्ट्रिक्ट जरूर पता होना चाहिए, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए माइंड में कि यार मेरे राज्य में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं छोटे छोटे इंटरव्यू भी कि हाँ पता रखने के लिए, पता भी है क्या फिर बस ऐसे ही चल रही है दुनियादारी, तो ये पता होनी चाहिए आप लोगों को। तो यहां पर अगर बात करें टोटल मिलाकर तो बुंदेलखंड रीजन में और विंध्या रीजन में यहां पर पानी पहुंचाने की कोशिश की जाएगी और जल जीवन मिशन के तहत ये काम किया जाएगा। आप लोग बोलेंगे जल जीवन मिशन ही क्यों? क्योंकि जल जीवन मिशन ऑलरेडी इस एरिया में काम कर रहा है। एक तो वो पर्सन है जिसको आप लोग नया नया कोई प्रोजेक्ट बनाओ उसको इंप्लीमेंट करो, एक ही ऐसा प्रोजेक्ट है ऑलरेडी और वो काम कर रहा है तो उसी को यूज कर लो ना आप लोग। तो इसी के चलते यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट है ये यूज कर जा रहा है हमारी कंट्री में। ये 2024 में यहाँ पर ये इसके द्वारा बोला गया कि गांव में हम लोग हर जगह पानी पहुंचाएंगे यहाँ पर। और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ना, छठवा यानी कि छठा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, तो इसके बारे में भी अगर बात करते हैं तो सीधा सीधा बोलते हैं कि क्लीन वाटर और सैनिटेशन यानी कि क्लीन यानी कि स्वच्छ पानी होना चाहिए और साफ सफाई वाली चीजें होनी चाहिए। तो ये भी अच्छे लेवल पर आप लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये कौन सा गोल है? ये छठा गोल है। टोटल कितने गोल है? 17 गोल है। तो 17 गोल में से ये छठवा गोल है। ओके, ये मैंने पूरा टेलीग्राम पर भी शेयर किया था आप लोगों को, जो आप लोग बोल रहे थे कि सर उसको शेयर कर देना, ठीक है। तो ये थी इसके बारे में बात। बाकी अगर बात करें यहाँ पर जो यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर प्रोजेक्ट जो सर्विस है यहाँ पर ये 1973 में यहाँ पर बनाया गया था। 1973 में याद है आप लोगों को टाइगर प्रोजेक्ट, ठीक है, टाइगर प्रोजेक्ट और केशवानंद भारती का केस जिससे बेसिक स्ट्रक्चर बनकर आई। तो ये चीजें इस तरीके से कनेक्ट कर आप लोग रख लिया कीजिए ताकि एग्जाम में कुछ भी आए तो तुरंत आप लोग बोल दो। जैसे मैं आप लोगों से पूछूं पंचायती राज सिस्टम जो है वो हमारी कंट्री में कौन से आर्टिकल के थ्रू इंप्लीमेंट किया गया? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में से निकल के आता पंचायती राज सिस्टम। आखिर आर्टिकल पता है? बताइए जरा, पता है क्या? देखता हूं कितनों को पता है। अगर पंचायती राज वाली वीडियो देखी होगी ना पॉलिटी की तो डिटेल में आप लोगों को पता होगी। सर्च कर लेना पंचायती राज सिस्टम बाय वीर, आप लोगों को डिटेल समझ में आ जाएगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो यूनाइटेड नेशन के अंडर काम करता है, ठीक है। आगे चलते हैं, बात की जा रही है यहां पर गंगा क्विस्ट 2020 के बारे में, ठीक है। तो ये जो बेसिकली गंगा क्विस्ट 2021 है, यहां पर ये ऑनलाइन कॉम्पिटिशन है, इसमें क्विज देखने को मिलता है। और क्विज तो आप लोग समझते हैं, जो आप लोगों को मैं वीडियो के एंड में पूछूंगा, ठीक है तो आंसर जरूर दिया कीजिए उनके। तो ये बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट तो क्वेश्चन ये बन जाएगा कि किसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है? तो ये ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात ये होगी कि किससे रिलेटेड है यहां पर ये, तो हमारी जो गंगा रिवर है उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो इसके चलते अगर बात करें क्यों ये इसको आगे लेकर चल रहे हैं इस तरीका क्विज, देखिए अगर बच्चों को भी आप लोग क्विज के थ्रू यहां पर ये चीजें बताएंगे, जनता तक चीजें पहुंचेगी तो कम से कम उसके बारे में जानेंगे, कैसे गंगा रिवर को साफ करना है, कैसे पानी को प्रोडक्टिव बनाना है। तो उसके चलते हम लोग इसको ढंग से इंप्लीमेंट कर पाएंगे। तो नमामि गंगे जो प्रोग्राम है जिसमें हम लोग गंगा रिवर को और इन्वायरमेंट को बेसिकली रिजुवनेट करने का काम करते हैं, तो इसके चलते यहां पर इसके बारे में अवेयरनेस फैलाई जा रही है। तो कॉम्पिटिशन जो है 2019 में कॉन्सेप्ट ये एक तरीके से कॉन्सेप्ट ये निकल के आया था, अब आगे भी लेकर इसको चल रहे हैं। तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा जो है उसको ऑर्गेनाइज कराता है। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट यहां पर ये न्यूज है, इसमें बात की जा रही है काफी इंपॉर्टेंट, ये बात की जा रही है कि हमारी कंट्री में टोटल मिलाकर 451 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं, जिले हैं, जहां पर अभी ये काउंट किया गया है कि इन जिलों के अंदर में हम लोग क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे प्रोडक्ट और सर्विस को, यानी कि इस डिस्ट्रिक्ट में कौन सा प्रोडक्ट फेमस है, कौन सी सर्विस फेमस है, और फिर इसको एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो इसके ऊपर फोकस तैयार किया गया है। तो गवर्नमेंट के द्वारा यहां पर ड्राफ्ट जो डिस्ट्रिक्ट वाइज बोला गया है कि एक्सपोर्ट प्रमोशन प्लान बनाया गया है 451 डिस्ट्रिक्ट के लिए कंट्री, ठीक है। आफ्टर आइडेंटिफाई प्रोडक्ट सर्विस विद, यहां पर जो एक्सपोर्ट इसेंशियल है इन 725 डिस्ट्रिक्ट में से 725 डिस्ट्रिक्ट में से 451 डिस्ट्रिक्ट को आइडेंटिफाई किया गया है और बोला गया कि इनके प्रोजेक्ट ऐसे हैं, इनके अंदर जो सर्विस है, इनके अंदर जो प्रोडक्ट है, कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसको हम लोग बेच सकते हैं। जैसे बिहार के अंदर बात करें शाही लीची, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी के साथ में अगर बात करें रेशमी साड़ी के बारे में, आप लोग बात करिए बनारसी साड़ी के बारे में, ठीक है। आप लोग बात कर लीजिए जैसे दार्जिलिंग की टी के बारे में। तो इस तरीके से पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आइडेंटिफाई करेंगे हम लोग चीजों को कि हाँ यहां से ना ये प्रोडक्ट हम लोग बेच सकते हैं। तो उस प्रोडक्ट को बेचेंगे तो बाहर अच्छा खासा दाम मिलेगा हम लोग को। तो कॉमर्स जो सेक्रेटरी हैं उनके द्वारा ये फोकस किया जा रहा है कि हम लोग डबल करें अपना जो एक्सपोर्ट है उसको, और इसी के चलते जो यहां पर ग्रोथ देखने को मिलेगी 500 के करीब जो डिस्ट्रिक्ट है ओवर 3 से लेके 5 साल के अंदर में। यानी कि ये जो डिस्ट्रिक्ट है कई सारे, इनमें अलग अलग तरीके से ऐसे अगर प्रोजेक्ट हम लोग एक्सपोर्ट कर पाते हैं तो एक्सपोर्ट रैंकिंग इंडेक्स तैयार करने की बात की जा रही है यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा। यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जो है यहां पर इसने ये बोला है राज्य गवर्नमेंट को कि यार अपने अपने एरिया में ना आप लोग एक्सपोर्ट रैंकिंग इंडेक्स को आइडेंटिफाई करो और हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या क्या प्रोडक्ट और सर्विस को हम लोग बेच सकते हैं वो देखो। और आप लोग अकेले नहीं है, हम आपके साथ हैं। हमारा जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड है वो यहां पर मिलकर काम करेगा, इसके बेस पर हम लोग आगे चीजों को बढ़ा पाएंगे, ठीक है।
तो यानी कि सबका साथ सबका विकास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज है यार, ऐसी न्यूज आप लोगों से कई बार पूछ ली जाती है। बात की जा रही है यहाँ पर, यह है प्रोसोमिया। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर एक बीमारी है जो सिम्टम्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो ये सिम्टम्स है कोविड-19 के मरीजों के अंदर। क्या है यहाँ पर ये अगर मान लीजिए आप लोगों के सामने कॉफी रख दी किसी ने, कॉफी आप लोगों को सूंघना है तो आप लोगों को उसमें से जले हुए टोस्ट की आप लोगों को उसमें से महक आएगी, तो एक तरीके से स्मेल चेंज हो जाती है, तो डिस्टोर्शन हो जाता है सेंस ऑफ स्मेलिंग में, यानी कि स्मेल जो है आप लोग जो नॉर्मली जो सुगंध जो आती है वो सुगंध चेंज नजर आएगी। तो ये डिटेक्ट नहीं कर पाता है कि एग्जैक्टली कैसी सुगंध आ रही है। तो उस टाइम पर डिओड्रेंट लगाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि समझ में तो आएगा नहीं कौन सा लगा रखा है। हाँ, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा पर दूसरे को समझ में आएगा, तो इसलिए लगा लेना। ठीक है, तो टेम्परेरी कंडीशन है, हालांकि कोई ऐसा हार्मफुल चीजें नहीं है, बस ये है कि हाँ ऐसा भी कुछ देखने को मिल रहा है, तो भैया डिस्कस भी कर लिया जब देखने को मिला। ठीक है, तो याद रखना ये क्या करती है, तो जो सूंघने की जो क्षमता है उसको थोड़ा चेंज कर देती है। ठीक है, आप लोगों को याद होगा वो जो पिक्चर मैंने शेयर की थी आप लोगों से, मूवी जिसमें जो बेसिकली फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट से आता है वो बंदा, तो जो उसमें लड़की थी उसको सूंघ नहीं आती थी, उसको कुछ भी चीज में से ना दुर्गंध आती थी ना सुगंध आती थी, तो वो यहाँ पर ये चीज आप लोग देख सकते हैं उसकी, तो वो दिखाया गया उसमें, तो वही वाली चीज है बेसिकली। पर यहाँ पर ये नहीं है, यहाँ पर आएगी जो है वैसी नहीं आएगी, कुछ और आएगी, तो ये बड़ी बुरी बात है। पता चला कोई अच्छी सूंघ उसकी बुरी बन गई है, तो ये थोड़ी सी एक बुरी चीज बोल सकते हैं। तो पेशेंट में अभी ये देखने को मिल रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इंटरनेशनल न्यूज के बारे में बात करते हैं। बड़ी ही प्यारी न्यूज है, डिटेल में समझेंगे। ये थोड़ा सा कई सारी ऐसी भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दूंगा जो कि क्वेश्चन की फॉर्म में आप लोगों से पूछी जा सकती है एग्जाम में। बात की जा रही है सुएज कैनाल के बारे में। सुएज कैनाल जो है अभी यहाँ पर एक बेसिकली एक स्टक डाउन देखने को मिल रहा है, यहाँ पर चीजें फंस गई हैं सुएज कैनाल के अंदर यहाँ पर, क्योंकि बैड वेदर की वजह से यहाँ पर एक जहाज फंसा इसके अंदर, एक कार्गो शिप था काफी बड़ा, और वो फंस गया इसके अंदर। इस तरीके से नहीं फंस जाता जैसे ऐसे फंस जाए, ठीक है, जाना तो ऐसे था पर लेकिन हवा आ गई तो इस तरीके से फंस गए यहाँ पर, तो उसकी वजह से रुक गई है। और यहाँ पर दुनिया का 10 से लेकर 12% तक जो व्यापार है वो इसी कैनाल से होते हुए गुजरता है। तो इसी कैनाल में जब ये चीजें फंस गई हैं तो अब आगे कैसे लेकर चला जाएगा, तो ये सोचने वाली बात है। सुएज कैनाल जो है यहाँ पर आप लोग देखते हैं गल्फ ऑफ एडन हो गया, इसको बोलते हैं रेड सी। तो रेड सी को यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी के साथ में कनेक्ट करती है, और इसी के चलते फिर यहाँ पर ये व्यापार आगे पहुंचता है। तो सुएज कैनाल के चलते बहुत सारे व्यापार जो हैं वो ठप पड़ गए हैं, बंद पड़ गए हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो इसी की वजह से यहाँ पर ये न्यूज में है। तो सुएज कैनाल जो है इसमें जो चीजें देखने को मिल रही है, तो इंटरनेशनल जो ट्रेड एंट्री है उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। इसके बारे में अगर थोड़ी सी बात करें तो ये कहां पर है, इजिप्ट के अंदर देखने को मिलेगा, जो कि मेडिटेरेनियन सी को रेड सी के साथ में कनेक्ट करता है, जो मैंने भी आप लोगों को बताया। एक और प्यारा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से, वो क्या है, ये सेपरेट करता है अफ्रीका कॉन्टिनेंट को एशिया से। ठीक है, अफ्रीका को एशिया से अलग करने का काम कौन करता है, ये सुएज कैनाल करती है, तो ये भी याद रख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पर, ये काफी शॉर्टेस्ट मैरीटाइम रूट है, यानी कि काफी आसान सा एक रूट है, तरीका है। वो नहीं कहते कि यार उसके घर में से निकल के वहां से निकल के वहां पे आ जाना, ठीक है, यानी कि शॉर्टकट मार के आ जाना, तो ये शॉर्टकट है बेसिकली। अगर आप लोग चाहते हैं यहां से कि इस पर्टिकुलर एशिया से आप लोग यूरोप में पहुंचना चाहते हैं, वरना उस टाइम पर आप लोगों को पता है अंग्रेजों ने जब हमारी कंट्री पर रूल किया था उस टाइम पर यहां से घूम के आया करते थे, ठीक है, इस तरीके से घूम के आया करते थे लोग। पर लेकिन जैसे ही शॉर्टकट मिला भाई साहब, उसके बाद में तो जो इन्होंने हाल किया हमारी कंट्री का, यहाँ बिल्कुल मतलब तंग करके रख दिया हमको, सारा सामान लूट के ले गए, कहीं गरीब कहीं गए। आगे चलते हैं तो यहां पर बेसिकली देखने को मिल रही है आप लोग ये, तो पैसिफिक ओशन में यहां पर कनेक्टिविटी आप लोग देखते हैं यहां पर, ठीक है, यूरोप एरिया से होते हुए, तो ये सारी कुछ बातें हैं। अगर बात करूं यहां पर वर्ल्ड का मोस्ट है जो हेवीली यूज्ड शिप लेन है, यानी कि सबसे ज्यादा शिप आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी, वन ऑफ द मोस्ट, यानी कि वैसे तो बहुत है पर लेकिन ये भी काफी ऐसा एरिया है। टोटल 10 से लेकर 12% जो ट्रेड वॉल्यूम देखने को मिलेगा। ऑयल नेचुरल गैस आप लोग यहां पर देखते हैं काफी लार्ज स्केल पर। इसी के साथ में ईस्ट टू वेस्ट जो जाने की बात की जाती है यहां पर, तो उसकी कनेक्टिविटी काफी अच्छे से यहां पर की जाती है। ये इजिप्ट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए फ्री में तो किसी को जाने नहीं देगा, कुछ ना कुछ वहां पर एक तरीके से कि हमारा हफ्ता देकर जाओ, तो इस तरीके से कुछ ना कुछ फायदा होता है वहां पर, क्योंकि ये इसको मेंटेन रखता है। ऐसा है कि इतना नेड़ा है यहाँ पर, इतना ज्यादा चौड़ा नहीं है, ताकि अगर कोई बड़ा शिप आ गया तो बड़ा शिप जो है वो ऐसे निकल नहीं पाएगा, तो उसको रोक के रखा था कि पहले ये निकलेगा फिर वो निकलेगा, तो इस तरीके से रास्ता जो है ज्यादा चौड़ा नहीं है, तो इसी के चलते इस तरीके से चीजें देखने को मिलती है। सुएज कैनाल जो है यहाँ पर ये इसको एक्सपेंड करने की बात की जा रही है, हालांकि ताकि और ज्यादा अच्छे से इसको यूज कर सके, और ये जो एम रखा गया है 2023 तक रखा गया है, तो देखते हैं इसको इंप्लीमेंट किया जाता है या नहीं किया जाता है। थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। सुएज कैनाल जो है ये मेडिटेरेनियन सी को रेड सी के साथ में कनेक्ट करती है, जो मैंने भी आप लोगों को बताया, पर लेकिन ये भी नहीं बताया जो पता होना चाहिए कि ये पहला ऐसा कोई कैनाल है जो इस तरीके से डायरेक्ट लिंक कर रहा है इन दोनों को। उसके बाद में तो कई सारे और भी कंट्री ने अलग अलग काम करके चीजें की, पर लेकिन फर्स्ट आप लोगों को यही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये पहला प्यार है इसका, किसका, यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी का रेड सी के साथ में।
अगर बात करें आगे यहां पर, ये बेसिकली नवंबर 1869 में इसको बेसिकली ओपन किया गया था। और ये जब आप लोग 11th की एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना इकोनॉमी की, जो कि मैंने आप लोगों की कंप्लीट करा रखी है, उस एनसीईआरटी के अंदर यहां पर प्रॉपर लिखा हुआ है, एक पर्टिकुलर ऐसे आप लोगों को देखने को मिलेगा, एक रेक्टेंगुलर शेप में इसके बारे में डिटेल में बता भी रखा है। तो यहां पर इकोनॉमी के लिए क्या इंपैक्ट पड़ा हमारी कंट्री पर, सुएज कैनाल का। ऐसे भी क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं, क्योंकि हमारी कंट्री में अंग्रेजों का जो दबन रहा, तो यहां पर काफी ज्यादा देखने को मिला। 150 साल ये जो ईयर पुरानी यहां पर जो कैनाल है, ये ब्रिटिश तक कंट्रोल की गई, यहां पर ब्रिटिश और फ्रांस के द्वारा मिलकर कंट्रोल की गई। और फिर बाद में इसको 1956 में आकर इजिप्ट बोला 56 इंच का चौड़ा सीना चौड़ा करके, ऐसा है अब हो गया बहुत, ठीक है, अब ये मुझे दे दो, मेरी कैनाल है, वरना पकड़ पकड़ के पीटेंगे सबको। तो उन्होंने सुनकर उनकी बातें, जो ब्रिटिश है और जो फ्रांस है, वो दुम दबाकर यहां से भाग लिए। तो तब से ये जो है किसके कंट्रोल में, ये इजिप्ट के कंट्रोल में है। अब पहले वरना फ्रांस और ब्रिटिश के कंट्रोल में थी। ये वही फ्रांस और ब्रिटेन वाले जो हमारी कंट्री में लड़ते रहते थे अपना अपना दबदबा दिखाने के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं। ये जो आर्टिकल है ये थोड़ा सा लेंदी होगा, पर लेकिन बहुत सारी एक्स्ट्रा न्यूज आप लोगों को जानने को मिलेगी। नेशनल न्यूज है, इसमें इतनी सारी न्यूज बता दूंगा आप लोगों को कि आप लोगों की आत्मा तृप्त हो जाएगी कि सर क्या क्या बता दिया। एंटी करप्शन के बारे में बात की जा रही है। अभी अगर बात करें, लोकपाल के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई एक वेबिनार, जिसमें बोला गया कि एक सिनर्जी लेकर आनी है, ताकि एंटी करप्शन जो स्ट्रेटजी है हमारी कंट्री में, उनको ढंग से इंप्लीमेंट किया जा सके। अब आप लोग बोलेंगे कि एंटी करप्शन कैसे कैसे हमारी कंट्री में देखने को मिलता है, कैसे कैसे रोका जाता है, तो सारी चीजें बताएंगे, सुनना ध्यान से। करप्शन समझो पहले होता क्या है, एक शब्द में, अगर एक सेंटेंस में आप लोगों से पूछे कि करप्शन का मतलब क्या है, तो मतलब यह है कि आप लोगों को एक तरीके से जो पावर दी है आप लोगों को, उसको प्राइवेट गेन के लिए यूज करना, यूज नहीं बोलेंगे, एब्यूज करना। यानी कि आप लोग बन गए आईपीएस ऑफिसर, पता चला अपने ही मोहल्ले के उस इंसान को जाकर पढ़ के उठा लिया जिसने कभी आपकी लड़ाई हुई थी, ठीक है, अच्छा तुम थे, अब बताओ, अब देखते हैं तुमको। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये करप्शन कर दिया आप लोगों ने, इसका मतलब, ठीक है, तो करप्शन नहीं करना है, ओके। इसी के साथ में अगर बात करें, ये इंपैक्ट डालते हैं नेशन के डेवलपमेंट पर। यह माना जाता है कि जो करप्शन है उसके चलते जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ना, वो ढंग से इंप्लीमेंट नहीं होते हैं, क्योंकि गरीबी के लिए कोई पैसा आया उसको अमीर खा गए, यहां पर भुखमरी के लिए कोई पैसा आ गया उसको पेट भरे हुए वाले खा गए, हेल्थ के लिए कोई पैसा आया कि हेल्थ सुधारनी है उसको हेल्दी लोग खा गए। तो यानी कि जो पैसा, जो रिसोर्सेज जहां पहुंचना है वहां ना पहुंचाया जाए उसको, तो ये भी एक करप्शन हो गया। तो इसको रोकने की बात की जाती है, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पर भी इनका इंपैक्ट पड़ता है। जो लीगल फ्रेमवर्क है करप्शन को फाइट करने में, तो कई सारे हैं। पहला तो यहां पर बात की जा रही है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, ये है 1988 का जो एक्ट है, यहां पर ये बात करता है कि पब्लिक सर्वेंट हो गए या फिर उसमें इन्वॉल्व जो भी लोग हैं उनको करप्शन में रोकना है, क्योंकि दोनों के लिए यहां पर इंप्लीमेंट होता है। देखिए, पैसा लेने वाला और पैसा देने वाला दोनों के ऊपर इंप्लीमेंट होता है। तो इसलिए ये मत सोचिए अगर किसी को जाकर आप लोग रिश्वत दे रहे हैं और आप लोग बोले फिर जाकर इसने मेरे से रिश्वत ले ली, आप लोगों का भी गर्दन पकड़ा जाएगा, क्योंकि रिश्वत में उसने ली नहीं है, पहले आप लोगों ने दी है। वो मांग रहा था तो आप लोग मना कर सकते थे ना। इसका मतलब दोनों ने काम किया है, आप अपने फायदा निकालना चाह रहे हैं, वो अपना भी फायदा निकालना चाह रहे हैं आपके फायदे में। तो इस तरीके से लेने वाला और देने वाला, ठीक है, तो दोनों यहां पर टांगे जाएंगे अगर यहां पर ये पर्टिकुलर इस लीगल एक्ट के हिसाब से बात करें। तो पहला फ्रेमवर्क हो गया यहां पर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। आगे बढ़ते हैं। आगे बात की जा रही है यहां पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, आप लोगों ने कपड़े लॉन्ड्रिंग में दे दो, इसका मतलब ये होता है कि उनको धुलवा दो। धुलवा दो का मतलब ब्लैक मनी, जो गलत तरीके से कमाया गया पैसा है, उस गलत तरीके से कमाए गए पैसे को सिस्टम में लेकर आना बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। तो इसको रोकने की बात की जाती है। तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, प्रोहिबिट करना जो भी यहां पर क्राइम होते हैं। कई बार मनी लॉन्ड्रिंग जो होती है वो गलत चीज के लिए यूज की जाती है, यानी कि पैसा दे दिया और पता चला कहीं पर बॉम्ब ब्लास्ट करवा दिया, तो मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा था वहां यूज कर लिया, इस तरीके से, ठीक है। तो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने की बात की जाती है, इसके लिए स्ट्रिक्ट पनिशमेंट भी है। पनिशमेंट क्या, 10 साल तक की सजा भी है यहां पर। और अगर कोई ऐसी हरकतें करता हुआ पाया जाता है, उसकी प्रॉपर्टी कुर्की कर ली जाएगी, उसकी प्रॉपर्टी बिना उसको साबित हुई, यानी कि ऐसा नहीं कि साबित होना जरूरी है। तो यहां पर प्रॉपर्टी उसकी एक तरीके से कहते हैं कि एक तरीके से अपने कंट्रोल में ले ली जाएगी, उसकी प्रिलिमिनरी जो इंक्वायरी स्टेज पर ही, ताकि वो आगे उस पैसे को फिर से यूज ना कर सके कोई ऐसी हरकतें करने के लिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, वरना पता चला फिर से कोई बम ब्लास्ट करवा रहा है, अपना पैसा तो है उसके पास में, पहले ऑलरेडी करवा चुका है बम ब्लास्ट, तो ये देखने को मिलता है। तो पहला हो गया यहां पर, ये था क्या, ये था प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। दूसरा था यहां पर क्या, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। अब आगे बढ़ते हैं यहां पर, नेक्स्ट बात की जा रही है कंपनी एक्ट 2003। कंपनी एक्ट भी देखिए यहां पर इन चीजों को रोकता है, जैसे कि कॉर्पोरेट गवर्नमेंट हो गई, वहां पर कोई करप्शन, कोई फ्रॉड नहीं होना चाहिए, जैसे फ्रॉड होता है, ठीक है। तो एक तरीके से आप लोग बोले कई सारे ऐसे ऑफेंसेस देखने को मिलते हैं। कंपनी को दिवालिया घोषित कर दिया और बैंक से ले रखा 1000 करोड़ रुपए का लोन, तो पता चला कि बैंक क्या बोलेगा, क्या कर ले, तो एनपी हो गया ना, तो तुम तो लेकर भागे। तो इस तरीके से सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन जो ऑफिस होते हैं वो सेटअप किए जाते हैं ताकि इसको रोका जा सके। तो जो यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर है वो रेस्पॉन्सिबल होती है ताकि यहां पर कंपनी से आगे कोई भी चीजें उसको इन्वेस्टिगेट किया जा सके कंपनी एक्ट के थ्रू। तो 2013 में ये एक्ट आया। तो पहला क्या था, पहला था यहां पर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, ये एक्ट था 1988। दूसरा हो गया प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। तीसरा हो गया यहां पर कंपनी एक्ट
2013 जो कि यहां पर यूज किया जाता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है इंडियन पीनल कोड आईपीसी, ये भी याद रखिएगा। आईपीसी जो है 1860 का, उसके तहत भी अगर ब्राइबरी ली जाती है, कोई फ्रॉड किया जाता है, तो इसके तहत भी यहां पर प्रोविजन है। इंक्लूडिंग ऑफेंसेस जो है रिलेटेड टू जो यहां पर क्रिमिनल जो ब्रीच किया जाता है, ट्रस्ट जो चीटिंग वगैरह भी की जाती है किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ में, तो यहां पर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। पता चला किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ में फिजिकल रिलेशन बनाए जा रहे हैं, ये बोलकर की शादी करेंगे, ठीक है, और बाद में मना कर दिया, तो इस तरीके की चीजें भी आप लोग देखने को मिलती है सोसाइटी में। कई सारे ऐसे केस निकल कर आते हैं, तो इंडियन पीनल कोड यहां पर इसको देखेगा। अगर बात करें, ये मैंने आप लोगों को इसके ऊपर तो वीडियो बनाई थी, फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेकर रेगुलेशन है, ठीक है, तो इसको आप लोग सर्च कर सकते हैं, जो यहां पर एफसीआरए के नाम से, एफसीआरए बाय वीर, पूरा डिटेल में डिस्कस किया है। जब मैं ये बोलता हूं सर्च कर सकते हैं, इसका मतलब ये होता है कि अगर आप लोगों को इसके बारे में नहीं पता है तो सर्च करना है, अगर पता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, फिर तो आप लोग एंजॉय कीजिए। यहां पर बात करें फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन जो एक्ट है, यहां पर ये क्या करता है, अगर बाहर से कोई कंट्रीब्यूशन देता है हमारी कंट्री में, जैसे कि मान लीजिए कोई एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं, अगर मान लीजिए बिल गेट्स कल को बोलने लगे कि स्टडी लवर वीर को मैं सपोर्ट कर रहा हूं, और स्टडी लवर वीर जो है वो क्या करे, हर गांव में जा जाकर जो बच्चे हैं उनके लिए वहां पर एक डिजिटल बोर्ड लगवा दे और वहां पर ऑनलाइन क्लासेस चलाना स्टार्ट कर दे, यानी कि ऑनलाइन पूरी कंट्री में जहां जहां पर भी गांव है, गांव के जो स्कूल है, खासकर सरकारी स्कूलों में एक डिजिटल बोर्ड लगा दिया जाए और मॉर्निंग से बैठकर उनको पढ़ाना स्टार्ट किया जाएगा। तो एक टीम रख ली जाए 8-10 बंदों की, वो पढ़ाएगी पूरे दिन बैठ के, भले ही वहां पर टीचर नहीं है पर हम लोग पढ़ाएंगे, ठीक है, तो ऐसा बोलने लगे बिल गेट्स मुझे आकर, ठीक है, तो उसके लिए पैसा लगेगा, सब जगह स्क्रीन लगेगी, तो उसने बोला कि मैं यहां पर 50 लाख रुपए दूंगा, इनको इंप्लीमेंट करो, और फिर जब आप इंप्लीमेंट कर दोगे तो फिर परफॉर्मेंस देखेंगे। तो इस तरीके से अगर देखा जाए हम लोग काम कर सकते हैं इस तरीके से, पर लेकिन पैसा कहां से आएगा, पैसा आएगा बाहर से। तो अगर एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए कोई पैसा देता है, इन्वायरमेंट को सपोर्ट करने के लिए कोई पैसा देता है, इस तरीके से अलग अलग चीजों को सपोर्ट करने के लिए पैसा देता है, तो वो कंट्रीब्यूशन होता है। तो यहां पर ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के तहत अप्रूवल लेना पड़ता है, उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, और तब जाकर यहां पर ये पैसा आता है। अगर यहां पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया, अप्रूवल नहीं लिया, तो फिर यहां पर इसको इलीगल माना जाएगा। तो हो सकता है कि वहां से पैसा आया, पता चला वहां से पैसा आ गया, एसएलवी ने पैसा लिया, और पैसा लेने के बाद में वो पैसा मौज मस्ती में उड़ा दिया सारा, ठीक है, ऐसा थोड़ी ना है, वो इस तरीके से गलत चीज हो गई वो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बड़ा खतरनाक अभी इसका उदाहरण भी मैं आप लोगों को दूंगा, जो कि हमारी कंट्री में कई बार देखने को मिलता है। इसके बारे में बेसिकली क्या होता है, आज के दिन कई सारी एनजीओ चलाई जाती हैं, ठीक है, जैसे बच्चों के नाम पर एनजीओ चला रखी है कि हाँ बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं, फिर कई सारी चीजें कर रहे हैं, लड़कियों के लिए एनजीओ खोल रखी है, जो अनाथ बच्चे हैं उनके लिए एनजीओ खोल रखी है। उससे क्या होता है, गवर्नमेंट यहां पर पैसा देती है, तो उस पैसे को गलत तरीके से इस्तेमाल कर लिया जाता है, जिसके लिए वो एनजीओ बनाई गई है वहां पर नहीं जाती है वो। तो ये जो ऐसी इतनी घटिया हरकत करते हुए लोग नजर आते हैं ना, ये मतलब कितने गिर जाते हैं ना इंसान पैसों के नाम पर। यार पैसा है यार, कमा लेना, अपना जिंदगी तो जीनी है, कौन सा साथ में लेकर जाओगे, मरो जाओगे ऐसे ही एक दिन, इंजॉय कर लो, इंजॉय करने के लिए काफी वैसा है, पर लेकिन किसी का हक तो मत मारो कम से कम। तो ऐसी भी हरकतें आप लोगों को देखने को मिलती है। विधवाओं के लिए जो है कई सारी एनजीओ चला देते हैं, ऐसे फ्रॉड देखने को मिलते हैं। ऐसे नहीं कि अच्छे काम नहीं कर रहे, बहुत सारे अच्छा काम भी कर रहे हैं यार। ऐसे ऐसे कई सारे लोगों को जानता हूं मैं, जो भी कुछ बच्चों के द्वारा मेल सेंड किए गए थे, ट्राइबल कम्युनिटी में लोगों को पढ़ा रहे हैं अपनी जेब से पैसा देके, ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि मतलब उनके द्वारा वहां पर बोर्ड वगैरह भी लगाया गया, बैठने की फैसिलिटी भी वहां पर दी गई, उनको किताबें भी दी गई। तो ऐसे भी कई सारे बच्चे भी देखने को मिल रहे हैं। इसके बारे में मैं आप लोगों से बात भी करूंगा। कई सारे ऐसे बच्चे हैं, एक मतलब कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो अलग अलग राज्य से ऐसे मेल मेरे पास कई बार आ चुके हैं। तो देखेंगे इसके बारे में क्या क्या किया जा सकता है। अगर कोई ऐसा कर रहा है अपने लेवल पर काम, तो अगर थोड़ा सा सपोर्ट हम लोग प्रोवाइड करा दें तो कैसा रहेगा, तो इसके बारे में देखेंगे। चलिए, अभी तो इसके बारे में मैंने कुछ सोचा नहीं, आगे अगर कुछ होगा तो जरूर बताऊंगा कि क्या हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं इस तरीके की चीजों को। अगर कोई ऐसा एफर्ट कर रहा है तो ये एक अच्छी चीज है, कम से कम ट्राइबल कम्युनिटी में वो एजुकेशन फैला रहा है हमारी कंट्री के अंदर में, या फिर झुग्गी झोपड़ी के बच्चे, रिक्शे वाले के बच्चे, या कोई भीख मांगने वाले बच्चे, उनको पकड़कर अगर पढ़ा रहा है तो अपनी ही कंट्री का फायदा होगा आगे चलकर। ये सारी चीजें जो मैं आप लोग को बता रहा हूं ना, ये सारी चीजें एथिक्स के पेपर में लिख दोगे ना तो नंबर ऐसे मिलेंगे कि एक तरीके से एग्जामिनर भी ये बोलेगा यही तो चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें फालतू की नहीं होती है, एथिक्स के पेपर में आप लोग इनको यूज कर सकते हैं सारी चीजों को। सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट जो है वहां पर आप लोगों को लोकपाल सेंटर पर लोकायुक्ता स्टेट में देखने को मिलता है। ये यहां पर ये भी करप्शन को रोकने का काम करता है, और इसके अंदर तो गवर्नमेंट सर्वेंट के साथ साथ में इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर भी आ जाते हैं। तो आप लोगों को मैंने बता दिया, अब सुनिए। यहां पर पहला हम लोगों ने डिस्कस किया प्रिवेंशन ऑफ द करप्शन एक्ट 1988, दूसरा हम लोगों ने डिस्कस किया प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, तीसरा हम लोगों ने डिस्कस किया कंपनी एक्ट 2013, चौथा हम लोगों ने डिस्कस किया इंडियन पिनल कोड 1860, पांचवा हम लोगों ने डिस्कस किया ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010, और इसी के साथ में नेक्स्ट हम लोगों ने डिस्कस किया लोकपाल एंड लोकायुक्ता एक्ट, जो कि करप्शन को रोकने का काम करते हैं। अगर पूछा जाए हमारी कंट्री में करप्शन को रोकने का क्या काम करते हैं, तो ये आप लोग याद रखते हैं। सीबीसी का भी नाम ले सकते हैं आप लोग यहां पर,
सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, वो एक अलग बॉडी होगी। यहां पर प्रोविजन की बात की, क्या क्या एक्ट है हमारी कंट्री में, ठीक है, तो उनके बारे में हम लोगों ने बात की। तो कैसा रहा ये डिस्कशन, आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। आइए अब नेक्स्ट न्यूज की ओर चलते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज है यहां पर एक पर्टिकुलर राज्य के बारे में बात करिए, और ये जो राज्य है ये है यहां पर कौन सा राज्य, गोवा, ठीक है, गोवा राज्य है। गोवा राज्य हमारी कंट्री में आप लोगों को वेस्टर्न घाट पर देखने को मिलेगा, और ये दो राज्य को टच करता है। दो राज्य कौन से हैं जिनको टच करता है, उनका नाम आप लोग बताइए। मैं तो भूल गया हूं, आप लोग रिवीजन करा दीजिए मुझे, ठीक है, बताइए नाम, फिर आप लोगों को दिखाता हूं कहां पर लोकेटेड है। गोवा जो है यहां पर एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, जिस फेस्टिवल के बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहां पर है ये सिंह महोत्सव। तो सिंह महोत्सव अगर आप लोगों से पूछे यहां पर कहां पर ये सेलिब्रेट किया जाता है, जिसे सिंगमो के नाम से भी आप लोग जानते हैं, तो ये फेस्टिवल गोवा के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। तो अभी यहां पर गोवा के द्वारा गवर्नमेंट में ये बोला गया है कि यार इसको सब सेलिब्रेट मत करो, सब एरिया में कुछ लोकेशन पर ही सेलिब्रेट करो, जैसे कि पणजी हो गया, पोंडा हो गया, मापुसा हो गया, तो इन एरिया में इसको बोला गया सेलिब्रेट करो, बाकी के एरिया मत करो, क्योंकि कोविड-19 काफी ज्यादा फैल रहा है और ज्यादा इसकी बीमारी देखने को मिल सकती है। तो यहां पर जो सिंगमो है यहां पर ये सेलिब्रेट किया जाता है कि रिच गोल्डन जो हार्वेस्टिंग जो पेड़ी होती है, यानी कि एक तरीके से जो यहां पर चावल की जो कटाई की जाती है, एक तरीके से पेड़ी की कटाई की जाती है, इससे चावल निकलते हैं, तो ट्राइबल कम्युनिटी से रिलेटेड यहां पर ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। यहां पर जो कुनबीज हैं, इसी के साथ में जो यहां पर गावदास, इसी के साथ में जो यहां पर विल्पीज सेलिब्रेट करते हैं इस पर्टिकुलर फेस्टिवल को। तो दो वर्जन देखने को मिलते हैं, एक तो इसका जो शहरों वाला वर्जन और एक गांव वाला वर्जन, ठीक है। तो यहां पर देख सकते हैं, यहां पर जो बेसिकली जिसको बोला गया यहां पर ये है धाकोटा, ये है यहां पर धाकटो, ठीक है। तो ये है बेसिकली सिंगमो, धाकटो सिंगमो जो है यहां पर ये रूरल एरिया में देखने को मिलेगा। जो किसान है, जो लेबर क्लास है, वो सेलिब्रेट करती है। नेक्स्ट यहां पर जो बोलेगी यहां पर ये है वादलो सिंगमो। ये वादलो सिंगमो जो है ग्रेटर इंपोर्टेंस की रहती है और सेलिब्रेट बाई एवरीवन। तो ये हर एक के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, पर लेकिन ये रूरल एरिया में सेलिब्रेट करता है। इसको यहां पर शहरी वाले लोग भी सेलिब्रेट करते हैं, यानी कि सब मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है इसके बारे में। बाकी यहां पर जो फेस्टिवल है वो स्टार्ट होता है नमन के साथ में। नमन का मतलब नमस्कारम, ठीक है, जैसे आप लोग बोलते हैं ना नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ये सारी बातें। तो यहां पर नमन के बारे में बात की है। तो इससे यहां पर जो नमन करके इसको स्टार्ट किया जाता है, किसके लिए, जो लोकल डाइटी है, यानी कि जो लोकल भगवान है उसको यहां पर प्रेयर करते हैं, इसी के साथ में स्टार्ट करते हैं। अगर विलेज के बारे में बात करें, जैसे कि यहां पर बात की जा रही है मांद और विलेज स्टेज जो है यहाँ पर बेसिकली ये इंस्ट्रूमेंट कई सारे देखने को मिलते हैं, जैसे ढोल नगाड़े, यानी ये सारे बजाए जाते हैं यहाँ पर। तो ये मेल जो लोग हैं यहाँ पर, जो फीमेल नहीं मेल है जो यहाँ पर इसको बजाते हैं। अगर गोवा के अंदर आप लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं, सेंट्रल लेवल पर भी बन सकता है, क्योंकि अभी फिलहाल रिसेंटली न्यूज में आ गया है, और ये तो पूछ ही लिया जाएगा आप लोगों से, इसके बारे में बात करूंगा। सिंगमो जो है यहाँ पर स्टेट परेड भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। यहाँ पर काफी जो कल्चर दिखाने की कोशिश की जाती है, वाइब्रेंट क्लोथ वगैरह, अच्छे खासे डांस वगैरह सब है, जो बेसिकली जो मराठा वार है उसको भी यहाँ पर उसकी लेगेसी दिखाने की कोशिश की जाती है हिस्टोरिकली। अगर सिंगमो के बारे में बात करें तो मैंने आप लोग गोवा के बारे में बताया। नॉर्थ इंडिया में इसको होली बोलते हैं, इसी तरीके से नॉर्थ इंडिया में जो सेलिब्रेट करते हैं उसको होली बोला जाता है। अगर बात करें आसाम और बंगाल के अंदर, इसको यहां पर ये है दोलेत्रो, ठीक है, तो इसको यहां पर DOLYATRA दोलेत्रा के नाम से इसको जानते हैं। इसी के साथ में साउथ इंडिया में इसको जाना जाता है यहां पर, यह है कामधना, ठीक है, तो साउथ इंडिया में कामधना के नाम से जानते हैं, और इसी के साथ में महाराष्ट्र में इसको सिमगमा के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग नाम है इसके, ये मैच करने के लिए आ जाएगा। फिर बोलोगे क्वेश्चन कहां से आ गया, तो भाई साहब यहां से आ गया। आप लोग बोलोगे कि सर याद नहीं रहा, तो आप लोगों ने रिवीजन नहीं किया, कि आपने तो पढ़ाया था, ठीक है। चलिए जो भी है आगे बढ़ते हैं। अरे हाँ, एक छोटी सी बात थी, एक बच्चे के द्वारा कमेंट किया गया, वीर भाई नमस्ते, तो एक दूसरा बच्चा उसके नीचे कमेंट कर रहा है कि भाई मत बोल सर बोल अरे भाई बोल लो, छोटा भाई, बड़ा भाई, अगर थोड़े एज में बड़े हैं तो वो छोटा भाई मान लो, अगर एज में एक जैसे हैं दोस्त मान लो, अगर छोटे हैं तो बड़ा भाई मान लो, कुछ दिक्कत नहीं है यार, ठीक है। अपने जैसे मिलकर रहेंगे तभी चीजें समझ में आएंगी, इन सब चीजों से थोड़े ऊपर उठो, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे मत देखो, भाई भी ऐसे हो रहा है कि डिसरेस्पेक्ट कर रहा है बंदा, ऐसे मत करो यार। भाई बोल रहा है तो भाई में कौन सा, मुझे तो लग नहीं रहा है भाई में कोई दिक्कत है, तो वीर भाई बोलो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बोल सकते हैं यार। ये थोड़ी ना कि यहाँ पर कोई डिफाइन कर रखा है कि ऐसा है कि मतलब बिल्कुल एकदम बिल्कुल ऐसा डिवीजन कर रखा है, नहीं ऐसे बोलना है और वो करना है। जो भी सुटेबल लगे, जिसमें आप लोगों को लगे कंफर्टेबल लगता है, तो उसको ऐसे मत देखो, ठीक है। कोई अगर इस तरीके से अपना बातें कर रहा है तो उसको उस तरीके से नहीं करना चाहिए, ओके। आगे बात करते हैं, और भाई तो बड़ा अच्छा वर्ड है यार, भाई मतलब एक दूसरे के साथ में क्यों नहीं, लेवल की बात हो जाती है कि कुछ भी बातें डिस्कस करते हैं अपने भाई के साथ में, कि बड़ा भाई है मेरा, उसको बातें बता दी, छोटा भाई है उसको बातें बता दी, ठीक है। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार वाली जो बात होती है, उसका मतलब यह है कि सब एक दास में एक ही उसमें है, ठीक है। तो ज्यादा डिफरेंस नहीं करना है किसी को इस तरीके से। सर अपनी जगह है, थोड़ा सा प्रोफेशनल हो जाता है, सर्वर छोड़ो साइड में, भाई बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, बात की जा रही है डबल म्यूटेशन के बारे में।
डबल म्यूटेशन मतलब भाई साहब डबल खतरा। डबल म्यूटेशन मतलब समझने की कोशिश करते हैं। देखिए कोरोना वायरस का एक नया वर्जन आ जाए जिसमें और ज्यादा चीजें आप लोगों को देखने को मिले, तो म्यूटेशन का मतलब होता है कि ऑल्ट्रेशन। ऑल्ट्रेशन मतलब चेंज कर दिया जो जेनेटिक मटेरियल था, जो जीनोम होता है बेसिकली, जिससे जो बेसिकली सेल के अंदर में, तो उसको चेंज कर देता है। या तो आप लोगों को देखने को मिलेगा जो वायरस जो होता है मोर और लेस परमानेंट हो जाता है, यानी कि मान लीजिए कोई म्यूटेशन चेंज हुआ, ठीक है, या तो हो जाएगा वो ज्यादा परमानेंट हो जाएगा या फिर लेस परमानेंट हो जाएगा, यानी कि दोनों ही चीजें हो सकती हैं। चेंज हो रहा है, अब ये चेंज अच्छा भी हो सकता है, चेंज बुरा भी हो सकता है, ठीक है। जैसे मैं बोलूं कि सुबह को उठना है, ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सुबह को उठकर लाइफ अपनी चेंज कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे नहीं कर रहे हैं अपनी चेंज। तो दोनों तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। आधों को ऐसा लगता है कि यार फालतू में टाइम वेस्ट कर दिया, पूरा दिन बर्बाद हो गया, तो हर तरीके के लोग देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि दोनों तरीके का है, तो पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। तो आप लोग इसको समझिएगा, जो चेंज है यहाँ पर म्यूटेशन जो है जीनोम के अंदर में, तो यहाँ पर ये डबल म्यूटेशन वाला आप लोग को देखने को मिल रहा है कोरोना वायरस, यानी कि जो पहला का कोरोना वायरस था उससे अब चेंज होता हुआ नजर आ रहा है, उसका नेक्स्ट वर्जन है यहाँ पर ये, जैसे कि फोन के अलग अलग वर्जन आते हैं। तो ये जो नया वर्जन यहां पर निकल कर आ रहा है उसकी स्टडी की गई, और सबसे जो इंपॉर्टेंट बात देखने को मिली, ये भाई साहब यूनिक है, यानी कि हमारी कंट्री में है ये यूनिक, बिल्कुल इसके किसी के साथ में आप लोग इसको कंपेयर नहीं करेगा, हमारी कंट्री का यूनिक देखने को मिल रहा है। तो जो जीनोम है ऑर्गेनिज्म जो यहां पर देखने को मिल रहा है, तो यहां पर जीनोम ऑफ ऑर्गेनिज्म जो बेसिकली कंपोज कहते हैं, तो डीएनए यानी कि डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और इसी के साथ में आरएनए जिसको बोलते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो जो जीनोम है वो कंपोज करता है डीएनए को, पर लेकिन जो वायरल जीनोम है, जो कि वायरस का जीनोम है यहां पर, वो आप लोग को देखने को मिलेगा ये डीएनए और जो आरएनए दोनों को अपने अंदर समेट कर चलता है। कई सारी बातें यहां पर समझ लेते हैं। पहले हमारी कंट्री में जो SARS-CoV-2 का जो इंडिया का जो जीनोम है यहां पर, ये इसके लिए बात करें अगर यहां पर, तो इंडियन SARS-CoV-2 कंसोर्टियम, एक तरह ग्रुप आप लोग बोल सकते हैं ऑन जीनोम्स, यानी कि इनकी स्टडी करता है कि ये वायरस कैसा है, अलग अलग सैंपल ले जाते हैं उसके बारे में उसको चेक करता है। तो दो स्ट्रेन अभी देखने को मिल रही है, एक को बोला गया E484Q, दूसरे को बोला गया L452R। तो ये इनके नाम रखे गए, रटने नहीं है, आप लोग हल्का सा आइडिया रख लीजिएगा बस कि हाँ अलग अलग ऐसे जीनोम हैं। तो ये जो है जीनोम जो यहां पर पाई गई हैं, ये महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब और गुजरात में है, और ये यहीं पर ही है और कहीं नहीं है, ये फिलहाल अभी यहीं पर ही देखने को मिली है और दुनिया में कहीं नहीं है। यानी कि हमारी कंट्री का जो कोरोना वायरस है ना, वो दुनिया में जो कोरोना वायरस है उससे एक अलग वर्जन का कोरोना वायरस आप लोग को अपनी कंट्री में देखने को मिल रहा है। ये इसको आइडेंटिफाई किया गया अभी रिसेंटली, जिसकी वजह से ये न्यूज में है। जो INSACOG है, जिसको बोलते हैं इंडियन SARS-CoV-2 कंसोर्टियम ऑन जीनोमिक, तो ये जो है हमारी कंट्री में, इसके द्वारा डिटेल सबमिट की गई है कि यार देखो इसको, ये दुनिया को दिखा रहे हैं हम लोग कि देखो दुनिया है यहाँ पर ग्लोबल जो रिपोजिटरी है इसकी कॉल, जिसको ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन शेयरिंग द एवियन इन्फ्लुएंजा डेटा, यानी कि हम लोग दुनिया को बता रहे हैं कि भाई साहब देखो नया वर्जन खरीद लिया बोल रहा हूँ खोज लिया हम लोगों ने कि ये भी देखने को मिल रहा है यहाँ पर, तो ये नया वर्जन निकल के आ रहा है। तो जो वेरिएंट है वो कंसर्न की बात यहाँ पर चल रही है एक तरीके से, उसको जब यहाँ पर ये आइडेंटिफाई कर देता है ग्लोबल लेवल पर, तो फिर हम उसको VOC यानी कि वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में डाल देते हैं कि भाई साहब ये ना खतरनाक है, तो इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में डाला जा रहा है। और ऑलरेडी यहां पर कौन कौन है वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में, तो यूके का वेरिएंट है B117, साउथ अफ्रीका का है B1351, ये ब्राजीलियन है P1 लिंकेज, ठीक है। तो ये लाइन है स्टोरी, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, अलग अलग वर्जन ऑलरेडी यहां पर अवेलेबल हैं। तो ये तो इसके बारे में बात की गई। अब केरला में इंटरेस्टिंग चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी, यहां पर जो म्यूटेशन है केरला में, वो ऐसा म्यूटेशन है जो कि बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडी होती है, ठीक है, एसोसिएटेड करता है और उसको एक तरीके से वीक करने की कोशिश करता है कोरोना, ठीक है, यानी कि एंटीबॉडी के साथ में एक तरीके से उसको इवेट करने की कोशिश करते हैं, यानी कि जो इम्यून सिस्टम है उससे एस्केप करने की कोशिश करते हैं ताकि आराम से बॉडी पर कंट्रोल कर सके। इसको बोला जा रहा है N440 के, ये वाला म्यूटेशन है। ये वाला म्यूटेशन और कई सारी कंट्री में देखने को मिल रहा है, ये यूके, डेनमार्क, सिंगापुर, जापान और ऑस्ट्रेलिया। रीजन क्या है, केरला के जो लोग हैं बहुत ज्यादा विजिट करते हैं अलग अलग रीजन पे, तो इसके चलते अलग अलग रीजन से यहाँ पर इस तरीके का म्यूटेशन भी देखने को मिल रहा है। तो ये सारी चीजें जो है आप लोगों से कोई सारी चीजें नहीं पूछेगा, पर हाँ इस तरीके की बातें अगर बेसिक आप लोगों को पता होगा, कल को इंटरव्यू में भी जाकर बैठते हैं तो वहां पर भी आप लोग क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे कि किस तरीके से क्या क्या चेंज हो रही है, कैसे कैसे काम किया जा रहा है म्यूटेशन के ऊपर, हमारी कंट्री में क्या क्या वेरिएंट है, क्या किसी के साथ में मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्या क्या चीजें हैं। और अगर आप लोग केरला से आते हैं या फिर इन राज्य से आते हैं जहां पर ये चीज देखने को मिले, महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, गुजरात, तो आप लोग के लिए तो और इंपॉर्टेंट चीजें बन जाती हैं। SARS-CoV-2 यहां पर ये क्या है, तो सारी चीजें आप लोग थोड़ा थोड़ा एक आइडिया रहेगा ना, तो एग्जाम में बैठने के बाद में ठन गोपाल वाली फीलिंग नहीं आएगी, ये लगेगा ये तो पढ़ रखा है यार, और सीना चौड़ा करके आप लोग आंसर दोगे, ठीक है। आगे चलते हैं इन्वायरमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड बात निकल कर आ रही है, ये सुंदरबन के बारे में। देखिए सुंदरबन जो डेल्टा है उसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, काफी ज्यादा न्यूज में है। रीजन क्या है,
अब भाई यहाँ पर वेस्ट बंगाल के इलेक्शन की वजह से काफी ज्यादा न्यूज में आया गया। सुंदरबन डेल्टा में जो यहाँ पर एम्फन, याद रखिएगा AMPHN, 2020 में ये साइक्लोन आया, तो उस टाइम पर कई सारी पॉलिटिकल पार्टी तब से ये लगी हुई है कि हम लोग इसको बेसिकली डेवलप करेंगे। काफी सारा डैमेज वहां पर उस टाइम पर हो गया था, फॉरेस्ट एरिया, मैंग्रोव वगैरह काफी ज्यादा नुकसान में गए। बे बंगाल वाले रीजन है और इंडिया और बांग्लादेश जो रीजन है यहाँ पर काफी लार्ज स्केल पर ये देखने को मिला। तो वर्ल्ड का अगर लार्जेस्ट डेल्टा अगर आप लोगों से कोई पूछे कहां पर है, तो यह है ब्रह्मपुत्रा गंगा मेघना जो रिवर जिसको बोला जाता है बेसिकली, यहां पर देखने को मिलता है। अगर थोड़ा सा दिखा दो आप लोगों को, तो ये आप लोग देखते हैं ये इंडिया और जो बांग्लादेश है यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा सुंदरबन डेल्टा। तो सुंदरबन जो डेल्टा है यहाँ पर, ये माउथ ऑफ गंगा भी बोला जाता है या बे ऑफ बंगाल भी बोला जाता है। तो यहां पर आप लोगों को बेसिकली देखने को मिलेगा, जैसे गंगा आगे चलती है ना, यहां पर जाती है तो दो रिवर में डिवाइड हो जाती है, एक हुगली हो जाती है और दूसरी यहां पर पद्मा हो जाती है। ऐसे ही ब्रह्मपुत्र आती है, जैसे यहां पर ये कहां पर बंगाल के वेस्ट बंगाल के बांग्लादेश के अंदर, तो ये जमुना के नाम से जानी जाती है। जमुना और यमुना में डिफरेंस समझना, यमुना है और यहां पर जमुना है, ठीक है। फिर आगे चलकर जैसे यहां पर ये गिरते हैं तो मेघना के नाम से जानते हैं। तो इस पर्टिकुलर रीजन में यहां पर ये डेल्टा बनाते हैं और इसका नाम है सुंदरबन। सुंदरबन क्यों रखा गया? सुंदरी नाम का एक ट्री है यहां पर, उसके नाम पर इसका नाम रखा गया और इसी से सुंदरबन डेल्टा। तो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है ये भाई साहब, ठीक है, जो यहां पर बनता है इन रिवर के द्वारा। वर्ल्ड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट भी आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। और ये जो मैंग्रोव दलदली फॉरेस्ट, जिनको दलदली जो वन बार आप लोग बोल सकते हैं, ये यहां पर ओनली मैंग्रोव फॉरेस्ट है जहां पर टाइगर पाए जाते हैं। तो ये इंटरेस्टिंग है। यहां पर कुछ और बातें समझ लेते हैं। जो यहां पर कंजर्वेशन के बारे में बात करें तो इंडिया के द्वारा सुंदरबन टाइगर रिजर्व यहां पर 1973 में ये क्रिएट किया गया। सुंदरबन नेशनल पार्क 1994 में स्टेब्लिश किया गया। इसी के साथ में जो रीजन है यहां पर टाइगर रिजर्व भी देखने को मिलता है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट बनाया गया 1987 में। इसी के साथ में ग्लोबली थ्रेटन्ड जो वाइल्ड लाइफ स्पीसीज है, जैसे कि क्रोकोडाइल हो गया, रॉयल बंगाल टाइगर हो गया, वाटर मॉनिटर लिजार्ड हो गया, गैंगेटिक डॉल्फिन हो गया, या फिर ओलिव रेडिल टर्टल हो गया, यानी कि कछुए वगैरह, ये सारी चीजें यहां पर ये इंडेंजर्ड की कैटेगरी में, थ्रेटन की कैटेगरी में आती हैं। अगर सुंदरबन के बारे में बात करें तो बायोस्फीयर रिजर्व है, यूनेस्को के द्वारा 2001 में इसको डिसाइड किया गया, जो कि इंडिया और बांग्लादेश में आता है। इसी के साथ में बात करें, रिकॉग्नाइज किया जाता है वेटलैंड इंटरनेशनल के द्वारा। वेटलैंड के रामसर कन्वेंशन का नाम सुना है ना, तो वेटलैंड उसके तहत यहां पर इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। रामसर कहां पर है? ईरान के अंदर में। 1971 में यहां पर ये बेसिकली ये पिक्चर, ये इसको बेसिकली जो साइन किया गया, और 1975 में पिक्चर में आया था। ईरान के अंदर है रामसर कन्वेंशन। इसी के साथ में वर्ल्ड वाइड जो फंड है यहां पर इंडिया के साथ में पार्टनरशिप करता है इसको प्रिजर्व करने के लिए इस एरिया को, और वेस्ट बंगाल जो है और लोकल कम्युनिटी है सुंदरवन एरिया में मिलकर यहां पर काम करती है। तो ये न्यूज में है। तो अब आप लोगों से क्वेश्चन कुछ भी बन जाए, मुझे तो लगता नहीं कि कोई कंफ्यूजन होना चाहिए। न्यूज है भाई साहब, इंजॉय करना स्टार्ट कर दोगे तो चक्षु खुल जाएंगे, मजा आ जाएगा। आगे चलते हैं। आइए अब हेल्थ के बारे में बात कर लेते हैं। अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल, अलाइड का मतलब क्या होता है? मिलकर काम करने वाले। जैसे कि मैं बोलूं कि यार पीपीटी बना दो, यार कोई पीपीटी बनाकर सेंड कर दिया करो यार। सप्ताह की जो वीडियो आती है, ये जो बेसिकली कंप्लीट मंथ की जो वीडियो आती है, यार कोई उसकी पीपीटी बनाकर सेंड कर दो यार मुझे। तो इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? ये आप लोग मेरे अलाइड पार्टनर बन गए, मेरे साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही जैसे डॉक्टर होते हैं, उनके पास में जो नर्सेज होती हैं, टेक्नीशियंस होते हैं, कई सारे टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं, ट्रेन जो इस तरीके से देखने को मिलते हैं, जो कई सारे डायग्नोसिस जो बीमारी से रिलेटेड यहाँ पर बातें करते हैं, तो ये सारे अलाइड लोग हैं। तो इनकी कई बार क्या रहते हैं, इनको ज्यादा कोई ऐसा रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता कि इन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया। यानी कि लेक्चर तो मैं बनाऊंगा, ठीक है, कोई ये थोड़ी ना जानता है कि पीपीटी बना के किसने दे दी मुझे, तो मेरा नाम है बेसिकली, हाँ कि वीर सर पढ़ा रहे हैं। पीपीटी बनाने वाले का नाम थोड़ी ना है कि पीपीटी वो बनाकर दे रहा है। तो इस तरीके से क्या होता है कि अलाइड जो होता है बेसिकली उनको ज्यादा रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है। तो उसी को रिकॉग्नाइज करने की बात की जा रही है कि अगर यहां पर कोई काम कर रहा है किसी के साथ में मिलकर, तो उसको भी रिकॉग्नाइज करो। तो जो बिल यहां पर लाया जा रहा है, नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल, तो ये उनको रिकॉग्नाइज करेगा, ऐसी बात बोली जा रही है, ठीक है। समझ में आ गया साधारण सिंपल शब्दों में। अब बात कर लेते हैं, ये यहां पर बेसिकली जो डिग्निटी है टू देयर जॉब, हाँ उनकी जॉब की भी एक डिग्निटी है, उसको मेंटेन रखो। तो उसके चलते यहां पर एक तो क्या होना चाहिए, अगर आप लोग ये काम करना चाहते हैं तो डिप्लोमा या फिर डिग्री होनी चाहिए। लगभग एटलीस्ट 2000 घंटे आप लोगों ने इसमें पढ़ाई की, यानी कि लगभग 2 से लेकर 4 साल तक आप लोगों ने उसमें स्टडी की है। यहां पर कई सारे एरिया में काम किया जा सकते हैं, जैसे कि किस किस को बेसिकली इसके अंदर जो देखने को मिलता है, जैसे लाइफ साइंस प्रोफेशनल हो गए, ट्रेमो या फिर जो बर्न केसेस आते हैं, ठीक है, जैसे मूवी देखी होगी आप लोगों ने, जो जले हुए का केस कौन सा होता है, वो कौन सी मूवी रहती है, वो शाहिद कपूर की मूवी नहीं थी क्या यार, विवाह मूवी, ठीक है, वो मूवी में जल नहीं जाती है लड़की वो पूरी। तो सर्जिकल या फिर जो ये बेसिकली एनेस्थीसिया रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजिकल प्रोफेशनल होते हैं, यहाँ जो भी मतलब इस तरीके से जो चीजें होती है ना यहाँ पर, ये तो इनके बारे में बात की जा रही है। बेसिकली ऐसा रहता है, देखिए इस साइड में काम करते हैं, मान लीजिए कोई साइड में इस तरीके से काम कर रहा है, तो आप लोग उसको कैसे देखोगे कि हाँ यार इसको रिकॉग्नाइज किया, डॉक्टर का नाम आ गया कि डॉक्टर ने पूरा भाई साहब ऑपरेशन कर दिया, पर लेकिन उनके बारे में भी पता होना चाहिए ना कि कोई ये भी इस तरीके से काम कर रहे हैं, तो उसको भी आप लोग यहाँ पर देखना चाहिए, उसको भी रिकॉग्नाइज करना चाहिए।
तो इनको कैसे आगे लेकर चलना है साथ में उसके बारे में बात की जा रही है यहाँ पर। इसी के साथ में आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर, ठीक है, ये हो गए फिजियोथेरेपिस्ट हो गया या फिर न्यूट्रिशन साइंस के फील्ड में कोई प्रोफेशनल है, ठीक है, तो इसके लिए काम किया है। नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड द हेल्थ प्रोफेशनल है, उनको यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया जाएगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अमेंड करेगी यहाँ पर जो शेड्यूल आफ्टर द कंसल्टेशन विद जो नेशनल कमीशन फॉर अलाइड जो हेल्थ प्रोफेशनल है, जो बिल है वो सेटअप करेगा नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड द हेल्थ प्रोफेशनल, और यहाँ पर फिर आगे चलकर इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। अगर किसी के पास में यहाँ पर पर्टिकुलर कोई ऐसा डिग्री नहीं है, किसी ने ऐसा काम नहीं किया और फिर भी वो इस तरह का काम कर रहे हैं, तो फिर उसको पनिशेबल कैटेगरी में डाला जाएगा कि 50,000 रुपए तक का फाइन उसके ऊपर लग सकता है अगर वो इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस के लिए क्वालिफाइड नहीं है। यानी कि झोला छाप लोगों को नहीं बैठाना है, वहां पर्टिकुलर एक क्वालिफाइड पर्सन होना चाहिए और उसकी इज्जत होनी चाहिए, उसको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, वो काम करेगा। तो आप लोगों को कैसा लगा यहाँ पर, तो ये जो बात बोलेगी यहाँ पर बेसिकली कई सारी चीजें हम लोग अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अवार्ड्स के बारे में बात की जा रही है। अभी 67 नेशनल फिल्म अवार्ड दिए गए, तो यहाँ पर ये जो विनर थे सामने निकल कर आए, क्योंकि 2020 में तो दिए नहीं गए, तो 2020 का भी प्रेजेंट किया गया। तो यहां पर मनोज बाजपेयी जो थे और इसी के साथ में धनुष, उनके द्वारा बेस्ट एक्टर का अवार्ड शेयर किया गया। मनोज बाजपेयी की भोसले और इसी के साथ में धनुष की यहां पर थी, ये थी असुरन। ठीक है, तो ये बेसिकली इमोशंस वगैरह काफी अच्छी दिखाएगी, काफी अच्छी एक्टिंग करता है धनुष भी जो है, ये काफी अच्छी एक्टिंग करता है बंदा। इसी के बाद में बात करें संजय पूर्ण सिंह चौहान, ये बेस्ट डायरेक्टर की जो बेसिकली खिताब मिला इनको, ये आता पर बहादुर होरेन। ठीक है, तो ये होरेन करके बेसिकली जो भी थी यहाँ पर इनकी मूवी वगैरह। नेक्स्ट यहाँ पर कंगना रनावत जो है उनको झांसी और क्वीन के लिए, जो बेसिकली झांसी ऑफ क्वीन, ठीक है, क्वीन ऑफ झांसी और पंगा, ये यहाँ पर इनको दिया गया बेसिकली जो मणिकर्णिका करके मूवी थी। ठीक है, और पंगा मूवी आई। सिक्किम जो है ये सबसे बेस्ट जो यहाँ पर राज्य माना गया है इस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर में। नेशनल फिल्म अवार्ड 1954 में स्टार्ट किए गए थे, जो अभी लास्ट दिया गया। तो डायरेक्टरेट ऑफ जो फिल्म जो है प्रेजेंट करता है, जो यहाँ पर न्यू दिल्ली के अंदर ये लोकेटेड है। हमारी कंट्री में बेसिकली जो कल्चर है उसको रिकॉग्नाइज करने की कोशिश की जाती है कि हाँ भाई साहब ये भी है, इनको भी देख लो। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया। तो देख लेते हैं, फिर से बोलूंगा जाना, पर लेकिन लास्ट में एंजॉय करके जाना। जो क्विज होता है उसके बगैर पैर न निकाल देना, वरना फिर जानते हो क्या करता हूं मैं, मुर्गा बना दूं। तो ये था, देख लेते हैं क्या क्या डिस्कस किया। शॉर्ट न्यूज देखी हम लोगों ने 3 इस टॉपिक पे ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर बुल्धाना पैटर्न के बारे में जाना, याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर शॉर्ट न्यूज यहाँ पर 3 देखी, तो टोटल 6 शॉर्ट न्यूज हो गया आज आपके। ठीक है, तो काफी अच्छा कवर हो गया। आगे बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज के बारे में। बात करें तो सुएज कैनाल को डिटेल में हम लोगों ने समझा, क्या क्या चीजें हैं, कब स्टार्ट किया गया, ये याद रखना इसके बारे में। यहाँ पर ये बेसिकली जो नहीं आप लोगों से कि ओपन इसको कब किया गया था। ठीक है, तो ये याद रख लेना, आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो 1869 में, यानी कि 1869 में इसको बेसिकली ओपन किया गया। नेशनल न्यूज में हम लोगों ने एंटी करप्शन के बारे में तो बहुत डिटेल में मैंने आप लोगों को पढ़ाया, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब लिखने के लिए भी आया तो वहां पर बिल्कुल ना दबा के लिख देना। ठीक है, सिंह महोत्सव के बारे में जाना, गोवा के अंदर कहां पर क्या नाम पुकारा जाता है वो समझा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये डबल म्यूटेशन के बारे में जाना, इस क्या क्या चीजें हैं, क्या कंडीशन बनी हुई है। इन्वायरमेंट में हम लोगों ने यहाँ पर समझा सुंदरबन के बारे में डिटेल में। ठीक है, तो अच्छे से जानी चीजें सारी। ठीक है, हेल्थ के बारे में हम लोगों ने बात की, अलाइड सेक्टर, ये सब चीजें बेसिकली ये काफी इंपॉर्टेंट थी न्यूज। नेक्स्ट हम लोगों ने 67 नेशनल फिल्म अवार्ड के बारे में बातें जानी। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट था जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। और ये थी हमारी बिल्ली जो आप लोगों से ज्यादा मेहनत करती है, लगी रहती है भाई साहब, रुकती नहीं है, और आप लोग जो है बीच बीच में भाग जाते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। UNOPS के बारे में बात करते हैं, तो आप लोगों को बताना है इसके बारे में। तो यहाँ पर जी बेसिकली जल जीवन मिशन है, इसके बारे में बताइए। तो यहाँ पर ये किसके राज्य के साथ मिलकर काम कर रहा है और कब तक टारगेट इनका रखा गया, कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, कौन सी मिनिस्ट्री है, ये आप लोगों को बताना है। अफेक्टेड जो बेसिकली जो बीमारी है जो सूंघने की शक्ति खत्म करती है, तो ये आप लोगों को बताना है। सुएज कैनाल किस किस को कनेक्ट करती है, गवर्नमेंट के द्वारा कौन से राज्य के द्वारा यहाँ पर सिंह महोत्सव के बारे में बात की जा रही है। इसी के साथ में कौन सा राज्य मोस्ट फ्रेंडली है फिल्म के लिए, कहां पर सिंह महोत्सव को किस किस नाम से पुकारा जाता है, नॉर्थ इंडिया में किस नाम से, आसाम बंगाल में किस नाम से, साउथ इंडिया में किस नाम से, तो ये आप लोगों को बताना है। आगे चलते हैं, ये है यहाँ पर क्विज जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। ICDRI इसके बारे में पूछा था यहाँ पर, तो ये आप लोगों को बताना है कि ये जो अभी प्राइम मिनिस्टर साहब के द्वारा ये ओपनिंग सेरेमनी जो देखने को मिली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, इसकी फुल फॉर्म क्या है। इंपॉर्टेंट जो है बेसिकली एक्सपोर्टर के बारे में बात की जा रही है, हीलियम, तो किस पर्टिकुलर कंट्री से रिलेटेड बात की जा रही है यहाँ पर, ये आप लोगों को बताना है। कीन बेतवा में किस रिवर का पानी किसको दिया जाता है, अभी मैंने बताया था, इसका तो आंसर दे ही दोगे, 1 नंबर तो फ्री का हो गया। कीन बेतवा रिवर जो है कहां से ओरिजिनेट होती है, ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये आप लोगों को बताना है। ओरिजिनेट मध्य प्रदेश से होती है, NPA। ठीक है, तो यहां पर ये फुल फॉर्म क्या है इसकी, जिसमें बोला गया कि 81 दवाई जो है वो फिक्स प्राइस किया जाएगा क्योंकि उनका पेटेंट जो है एक्सपायर हो चुका है। KVIC के द्वारा मुजीब जैकेट बनाएगी, तो इसके बारे में डिस्कस किया था। KVIC की फुल फॉर्म बताइए। CDRI, ठीक है, तो ये आप लोगों को बताना है बेसिकली कि यहाँ पर अभी जो न्यूज में था किससे रिलेटेड है। IPU क्या है यहाँ पर, ये
उसी के साथ में यहाँ पर जो स्टेब्लिश किया गया ये कहाँ पर, इसके बारे में बात करते हैं। तो क्वेश्चन है, आंसर जरूर दीजिएगा और अपना स्कोर जरूर लिखना, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू यहाँ पर ओपन की गई प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा। यूएसए है यहाँ पर, ये बेसिकली जो कि हीलियम के बारे में बात करते हैं। तो यूएसए से रिलेटेड यहाँ पर न्यूज थी, काफी बिगेस्ट जो स्टोरर है ये यूएसए। केन बेतवा लिंक जो बेसिकली मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के बीच में केन रिवर से बेतवा में पानी भेजा जाएगा, तो केन बेतवा बोला गया। जो केन बेतवा ये बेसिकली मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट और ट्रिब्यूटरी है यमुना, ठीक है। नेशनल फार्मास्यूटिकल जो प्राइसिंग ऑथोरिटी, याद रखिएगा 81 मेडिसिन जो है उसके बारे में फिक्स की बात की गई कि यहां पर प्राइस फिक्स किया जाएगा। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है ये बताइए। इसके द्वारा मुजीब जैकेट तैयार की गई। आगे बात करें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में, तो कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात की जा रही है। पार्लियामेंट्री जो इंटर पार्लियामेंट्री जो यूनियन है उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो इसको पेरिस में स्टैब्लिश किया गया था 1889 में, ठीक है। तो ये था टोटल डिस्कशन। मैं आशा करता हूं कि एंजॉय आप लोगों ने अच्छे से किया होगा। तो यहां से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, और देखिए आप लोगों की मार्च की भी पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करा दी गई है, उसको भी डाउनलोड कर लेना, ठीक है। हैशटैग मार्च, आप लोग मार्च कंप्लीट जो सर्च कर लेना वहां पर, तो पीडीएफ मिल जाएगी। और बाकी सारी जो भी पीडीएफ प्रोवाइड कराएगी उनको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं। इसी तरीके से ध्यान रखिए अपना और अपने परिवार का। और होली आप लोगों ने सेलिब्रेट करी लिया, अब जाके थोड़ा सा लग जाइए अब कमर कस के, ठीक है। अच्छी होली तभी बनेगी जब रिजल्ट जो है वो घर वालों के हाथ में दोगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।